माननीय, मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप समय का आवंटन और प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। मैं जिस दिन पूरा दिन गुजारता हूँ, रात में बैठ करके डायरी मेंटेन करता हूँ कि मेरा आज का दिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बीता। आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो? तो मेरे मित्रों से मैंने मदद करते करते शुरुआत से जिनसे मित्रता की, परमात्मा की दया से आज तक वही मित्र है जो मेरे को हर जगह मदद करते हैं। तो आपके अनुसार हम ऐसी कौन सी 3 बातों का ध्यान रखें कि जब हम जन समस्याओं से डील करें तो हम इन बातों का ध्यान रखें? माननीय मुख्यमंत्री जी, कि प्रदेश के विकास को लेकर के आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है। मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। माननीय, मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप प्रदेश में एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें आपकी दिनचर्या अत्यधिक व्यस्त रहती है। ऐसे में आप सार्वजनिक और निजी जीवन में समय का आवंटन और प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, कृपया इसके बारे में हमें अवगत कराने का कष्ट करें। ये कार्यक्रम है कि मेरा इंटरव्यू है? देखो, ये अब मैं वैसे पब्लिकली कैसे बोलना चाहिए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरी बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं जिस दिन पूरा दिन गुजारता हूँ, रात में बैठ करके डायरी मेंटेन करता हूँ कि मेरा आज का दिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बीता, क्या क्या हुआ, और किसी से व्यक्तिगत रूप से मिल के आता हूँ। किसी से कोई वरिष्ठ है जिनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें नोट करता हूँ, वो मेरी अपनी डायरी में नोट करके रख लेता हूँ। जब दोबारा उनसे मिलने जाएंगे तो उनके बताए गए मामलों में हमने उनसे आगे बढ़ के बताते तो सामने वालों को अच्छा लगता है और हमको भी लगता है कि हमने स्मरण रखा है। तो ये तो अपनी जो मैंने आपको मेरी व्यक्तिगत जिंदगी की असलियत की छोटी सी लेकिन महत्व की बात बताई। ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमारे अपने काम के आधार पर जब हम रोज दिनचर्या बनाते हैं तो दिनचर्या में मेरे पास का रोज का काम क्या है, उस रोज के काम की प्रायोरिटी डिसाइड करें। उस प्रायोरिटी में नवाचार भी जरूर जोड़े। मैं करता हूँ, उसमें कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको काम मिला है, लेकिन जो काम मिला उस पर रुकना भी नहीं। जो मिला है वो अच्छा है, उसको अच्छे से करना, लेकिन मान के चलना कि इसके बाद भी कोई अगली स्थिति, अगला मुकाम आपको बुला रही है, वहां तक जाने की ललक बनाए रखना, उसको छोड़ना मत। जब तक ये आप करते रहोगे और जो काम मिला उसको अच्छे से किया और ललक बनाए रखें और उसको मेंटेन करने की प्लानिंग कर लें। मुझे लगता है कि इतना ही बोलना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है कि जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो, तो ऐसा कोई किस्सा हो तो हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। मेरे से पूछ रहे हो तो मैं मेरी कठिनाई बता सकता हूँ। ये बात सही है कि हम अपने अपने जीवन में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे काम करने के तरीके में हमारी सहायता करने वाले लोग भी होना चाहिए, जो जिनके कारण से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लें। मैं अपने जीवन की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कॉलेज लाइफ से मैं अपना काम अपनी छोटी होटल से चालू किया। तो होटल में स्वाभाविक रूप से मैं स्टूडेंट लीडरशिप में आया कॉलेज चुनाव लड़ने के लिए। तो ये आप होटल चलाओगे, पढ़ लो, या आप अपनी जो आगे की डिग्री उसको जारी कर लो या जीत लो चुनाव। मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना चुनाव लड़ते लड़ते, और होटल चलाते चलाते। तो आप भी जानते हो कि होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हो, तो फिर उसको चलाएगा कौन? या तो आप उधर कॉलेज में घूमो या इधर कोई घूमो। तो अपने अच्छे मित्र ढूंढो जो आपकी मदद कर दे। तो मेरे मित्रों से मैंने मदद करते करते शुरुआत से जिनसे मित्रता की, परमात्मा की दया से आज तक वही मित्र है जो मेरे को हर जगह मदद करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि हम कॉलेज में पढ़े, नौकरी करें, कोई भी काम करें ईमानदारी से और अपनी शुचिता का ध्यान रखें, तो उसका लाभ भी मिलेगा आपको। और आदमी आप 100 बार
सोचो, 2 बार रखो। हमारे पास जो जुड़े उनकी पूरी अच्छी बुरी सारी बातों का आकलन करने के बाद रखो उनके साथ में, और उनको रख लो, फिर छोड़ो मत। उनकी जाने अनजाने कोई गलती भी होगी तो उनको समझाइश देके फिर तुमको अपने लाइन से लगाए रखो। अदरवाइज आप बदलते रहोगे तो भी बात नहीं बनेगी। अपने मित्रता का मतलब ही है कि वैसे तो ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन इसका अर्थ कभी कभी गलत निकाल लेते हैं। ये हमारे लिए जो हम अपनी व्यवस्थाओं का आधार पर चलते हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमारे ब्लड रिलेशन जिनसे हो वही हमारे गार्जियन हो या हमारे सहयोगी हो, या सच्चे अर्थों में तो जीवन में जो आपसे नजदीक आ रहा है और नजदीक आते आते वो आप और वो एक तरह से बहुत बड़ा आर्बिट मत बनाओ, लेकिन जितना बने उसको निभाने की ताकत रखोगे तो आपको सफलता मिलती जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी की ओर से ये सवाल है कि आपका एक लंबा अनुभव है लोक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का, तो आपके अनुसार हम ऐसी कौन सी 3 बातों का ध्यान रखें कि जब हम जन समस्याओं से डील करें तो हम इन बातों का ध्यान रखें उनसे डील करते वक्त? देखिए, बहुत सरल बात है जो आपने बात कही, लेकिन बहुत कठिन भी है। एक तो हम कोई भी जिन बातों को लेके चलेंगे, उस बातों को खास करके उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी गंभीरता का एहसास हमको होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर हमारी वो गरिमा बढ़ाने वाला काम होना चाहिए। जाने अनजाने भी हमसे उसमें गलती न हो, ये प्रयास रहना चाहिए। परमात्मा तो नहीं है, हम तो इंसान हैं, हो सकता गलती भी होगी, लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन हमेशा सही दिशा में होना चाहिए कि भाई हम इसको कितना अच्छा और कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, मैंने मेरा प्रयास किए थे कि कोई भी विभाग में बैठे हैं अगर, तो उस विभाग के दायरे से बाहर आकर के भी उस विभाग को गौरवान्वित वाले मौके जरूर ढूंढते रहो। कभी कभी हमको विभाग का अहंकार भी हो जाता है कि बस मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे इस विभाग के लिए, मेरे उस बात के लिए, मेरे काम के लिए बस यही सब कुछ। तो वो भी विभाग भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी परिस्थितियां दूसरे विभाग तालमेल की दृष्टि से भी होना चाहिए। और तीसरी महत्व की बात है कि हमारे जीवन से जहां से हम आए वो जड़ों को नहीं काट रहे। हम अहंकार पालने अधिकारी बन गए, बड़े आदमी बन गए, हमारे जीवन में हमने बहुत हासिल कर लिया, ये सब मैं अब इसको क्या बोल सकता हूँ। जैसे मैं आज का ही उदाहरण देता हूँ, मैंने अभी एक थोड़ा सा एक कठोर निर्णय लेके आया। हमने कल चित्र देखा कि एक डिप्टी कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब अपने जूते के मोजे लेस बनवा रहे हैं, अपने बंद बनवा रहे हैं, लेकिन वो बहन बांध रही, कोई महिला बांध रही है। ये मुझे मालूम है कि वो उस महिला के बांधने का भाव अपने साहब के प्रति कोई खराब नहीं हो सकता है। और ये भी मालूम पड़ा कि वो एसडीएम साहब के थोड़े पैर में चोट मोट है, लेकिन ये अब उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। अब पब्लिकली इसका चित्र क्या बनेगा, ये उनसे कौन पूछने जाएगा कि वो बीमार है, नहीं है, क्या है, कैसे है। हमारा तो इम्पैक्ट एकदम से सब पे आएगा ना, पूरे समाज पे। हमने कहा भले बीमार है तो आप या तो छुट्टी पे चले जाते थे, उनको कौन ने रोका। लेकिन अगर आपने पब्लिकली अपने लेस बंधवाए तो हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत बहनों की पूजा से करते हैं। माता बहनों की इज्जत करना हमारा काम। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते कि भाई आप जस्टिफाई नहीं हो सकते, आप न्याय संगत नहीं हो। हमने कहा हम आपको सस्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन वहां से तो हटा ही देंगे जहां आप बैठे हो। अगली बार आपको ध्यान में आ जाएगा क्या करना है। तो ये ऐसे कई सारे छोटे छोटे ऐसे, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। आप अपने जीवन में, ये तो मेरे को लगता तो मैंने कर दिया। जैसे अभी आपने यहाँ कहा कि हमको राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए। वो हमारे सबके लिए आदर की चीज। लेकिन एक परंपरा बन गई अब, जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है। कोई विश्वविद्यालय गान बनाता, कोई कॉलेज का गान बनाता, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा, और वो अपने नियम बनाने लग गए कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई। फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना।
तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा ये एक ऐसे विषय तो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य काल बाह्य नहीं है। सत्य का मतलब आज जो सत्य दिख रहा हो सकता कल के बाद उसमें भी कुछ और नई चीज निकल जाएगी, तो वो मानना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारी संस्कृति निरंतर ये इस तरह की व्यवस्था में प्रवाहमान रहती है, और उसमें से जो समायाचीन होता है आज के लिए जो ज्यादा जरूरी है उसको लागू करते हैं। पुराने में हो सकता कुछ अच्छा ही होगी, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो बदलाव नहीं करते। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो कुछ बात है वो लचीलापन हमारा है, ये समय के साथ हमको सदैव अच्छे से और अच्छे की तरफ ले जाता है। मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी हो गई, मेरा भाषण भी करा लिया आप लोगों ने। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अभिनव आर्या है। मेरा चयन सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे हम सभी को यह बतलाने का अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश के विकास को लेकर के आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। देखिए, प्रदेश का विकास केवल एक ही सेक्टर में नहीं हो सकता है। इसको अगर मैं समूचे ढंग से कहूँ तो ये सभी क्षेत्रों में समान रूप से, और खास करके इसका मूल लक्ष्य पंडित दीनदयाल जी का वो अंत्योदय, जिसमें आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा है, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ ये विकास हुआ, अर्थात उसके लिए जो उसकी जरूरतों की पूर्ति भी हमने सहजता से कर दी एक। लेकिन उसके केवल व्यक्तिगत सुख की सब कुछ कर दी तो भी बात नहीं बनेगी। हमारी जो गौरवशाली परंपरा है उस परंपरा से जोड़ करके हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वहां तक ले जाना। तो विकास की एक दर्शन अलग अलग प्रकार के भी। एक दर्शन ये भी कहता रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान। केवल रोटी कपड़ा मकान दे दो तो बात बन जाएगी क्या? तो हमारे जितने साधु संत है वो तो हमको मालूम है रोटी कपड़ा मकान सब छोड़ करके अलग अलग संसार में जाते हैं। तो उनके जीवन में क्या है, वो कोई उनकी कौन सा दर्शन है? तो सुख क्या है, सुख के पीछे क्या उसका आधार क्या है, उसकी ये जो बड़ा लंबा विषय है। लेकिन अभी तो अपन अपने प्रदेश में आ जाए। ये सभी क्षेत्रों में सभी विभाग अपने समन्वित रूप से मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य पे ले जाए और देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का देश बने। इसलिए अमृत काल के लिए हमने ये लक्ष्य लिया है। सभी विभाग समन्वित रूप से अपनी अपनी भूमिका निभाए इसी पर। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशिका ठाकुर है। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही अभ्यर्थी हूँ। अच्छा, ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशिका ठाकुर है। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही अभ्यर्थी हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या टिप देंगे? ये रिपीट तो हो गया प्रश्न वापस। 3 नंबर की बच्ची ने किसने पूछा था ये? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर रिपीट करना तो थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको। आप लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या टिप देंगे? मेरे जीवन का तो उल्टा अनुभव बता सकता हूँ अभी। आपको जचे तो बताना। बेटे हैं, मैं BSc LLB करके 86 के आसपास में एक अच्छे PSC चेयरमैन के साथ बैठ करके बात कर रहा था। ऐसे ही कुछ कारण से उनकी मेरे से आत्मीयता कोई दूसरी बात थी, तो बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि भैया आप PSC दे रहे हो क्या? तो मैंने कहा क्यों? बोले आप डिप्टी कलेक्टर तो मैं आपको बना ही सकता हूँ, इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। मैंने कहा ये आपको धन्यवाद, पर मेरे मुंह से उस समय तुरंत निकल गया कि आप मेरे को क्या डिप्टी कलेक्टर की बात करो, IAS अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ। और ये उस समय की बात है, मैं जब खाने के होटल चलाता था। तो
थोड़ा ललकपन भी था और थोड़ी अपने मन में ऐसे ही भाव थे, तो मैं बोल तो गया, फिर मेरे को ध्यान में आया कि ये मेरे से प्रेम के कारण कह रहे, मेरी मदद करने की बात कह रहे, और मैंने अहंकार से बात कर रहा, अच्छी बात नहीं। फिर मैंने उनसे थोड़ा अपनी बात को साफ करते हुए माफ़ी मांगते कहा कि आप बुरा मत मानिएगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिंड में नौकरी करना नहीं, मेरे स्वभाव में मेरे को लगता नहीं कि मैं नौकरी करूँगा, इसलिए मैंने कहा है, मैं आपके मन की भाव समझता हूँ, आपने मेरे को प्रेम से अच्छे काम के लिए कहा है, तो आपको धन्यवाद, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा। लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से काम करने की और समाज सेवा करते करते प्रशासनिक व्यवस्था में जो मदद होगी वो करने का भाव है मेरा। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। लेकिन ये मेरे को, मैं तो अपनी बात करके भूल गया, लेकिन जब मैं 2003-04 में उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, तब मेरे हाथ के नीचे एडिशनल कलेक्टर लेवल के लोग सीओ करके काम करते थे। 2010 तक वो अपना काम करते थे, लेकिन 2010-11 में मैं जब MP टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना और वरिष्ठ IAS अधिकारी मेरे नीचे काम करने आए, तो वो चेयरमैन जरूर मेरे से मिलने आए कि मेरे को बेटा वो बात ध्यान है कि तुमने जो कही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि तुमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। ये भी 10-12 साल पहले की बात। तो ये थोड़ा सा प्रशासनिक सेवाओं को काम में, आपको जो आपने एग्जाम देने की बात कही ना, तो पहले अपना आकलन करें कि हम किस पिंड के बने, हमारे मन में क्या होता है। कभी कभी नौकरी में सब कुछ हो सकता, तो जरूर उस लाइन में जाए, उसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन अभी आप माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल को देखो, हमको उसके उदाहरण मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण हमारे सामने है, उसके पहले यशवंत सिन्हा जी का उदाहरण हमारे सामने है। IAS अधिकारी भी बने, लेकिन उस नौकरी को तिलांजलि भी दे दी। तो जो जैसा जहां हमारा मन करे, हमारा कॉन्फिडेंस बोले, हमारे को परमात्मा ने एक तरह से अंदर भाई 2 शरीर अपने पास, तो अंदर का शरीर के अंदर की आत्मा भी कुछ बोलती, और हम उसके साथ न्याय करें, उसका साथ अन्याय नहीं करें। कभी कभी हमारी क्षमता योग्यता कुछ और होती है, हम करने कुछ और जाते हैं। तो एग्जाम देने जाएं, जरूर जाएं, लेकिन एग्जाम को दे तो डूब करके देखें, मैं इस एग्जाम को निकाल के मानूं। और अगर एग्जाम निकल गई, उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण हमारे सामने है। ICS एग्जाम पास की 1923 में, अंग्रेजों का वो शासन काल था और एशिया में उनका नंबर 1 स्थिति है, लेकिन उनको लगा कि मैं केवल ये एग्जाम इसलिए पास कर दिखा रहा हूँ कि अंग्रेज कहते थे कि इनमें बुद्धि नहीं होती हिंदुस्तान के लोगों को, तो उनमें बुद्धि है, योग्यता, और उसके बाद उनकी नौकरी को लात मार करके उन्होंने देश सेवा के मार्ग में बढ़े। ये उदाहरण भी हमारे सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी लाइन पसंद करते हैं। बहुत धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.